फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपको डिटेल से सेफ्टी डैशबोर्ड के बारे में कि सेफ्टी डैशबोर्ड या जो हमारा सेफ्टी का सिस्टम रहता है उसमें हम क्या क्या चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ों को पैरामीटर्स को उसमें रखना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेफ्टी डैशबोर्ड में आगे बढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि सेफ्टी में दो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं मेनली। दो इंडिकेटर्स मतलब केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो रहेंगे दो रहेंगे। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। जैसे मैंने कलर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब ग्रीन, मतलब ये जो पॉजिटिव साइन है सेफ्टी सिस्टम के लिए, और लैगिंग इंडिकेटर मतलब रेड साइन है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स में क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन होगा। तो पहला है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब कोई भी इंसिडेंट होने से पहले का जो आपका अप्रोच है वह है प्रोएक्टिव, और उसके बाद जो होता है वो होता है रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव अप्रोच है ट्रैकिंग पॉजिटिव एफर्ट्स, जो आप एफर्ट ले रहे हैं सेफ्टी सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए उसको ट्रैक करते हैं, और जो सारा काम आप कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। अगर आपकी आज की जो प्रैक्टिस है, आपका जो आज का इनिशिएटिव है वो अगर अच्छा है तो एक होता है आगे का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस जो होगा वो अच्छा होगा। लैगिंग इंडिकेटर्स की बात करें तो रिएक्टिव है, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होगी उसके बाद जो होगा वो हम ट्रैक करेंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे, वो रिएक्टिव हो गया। ट्रैकिंग नेगेटिव आउटकम्स, जो भी लैगिंग एरियाज़ हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमारे लिए क्या नेगेटिव पार्ट है उसको हम ट्रैक करेंगे। और इंडिकेटर ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं, कहाँ हमने लैग किया है, कहाँ इंडस्ट्रीज़ को हार्म पहुंचा है, कहाँ हमारा फेलियर रहा है, वो सारी चीज़ें आएंगी लैगिंग इंडिकेटर्स में। तो आगे देखते हैं। देखिए लीडिंग इंडिकेटर्स में क्या क्या कवर होगा, हमने सारे को तो कवर नहीं किया, कुछ को हमने कवर किया है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स में आएगा आपका ट्रेनिंग आवर्स, आपने कितने घंटे ट्रेनिंग दी है, कितने सेफ्टी ऑडिट्स आपने कंडक्ट किए हैं, नियर मिस रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, केवल रिपोर्ट नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेट भी करना है। नियर मिस की जब भी बात आती है तो एक कन्फ्यूज़न रहता है कि नियर मिस जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन अगर आपने नियर मिस रिपोर्ट किया है, नियर मिस मीन्स एक ऐसी कंडीशन जहां इंसिडेंट होने का खतरा था लेकिन वो आप बाल बाल बच गए, या प्रॉपर्टी डैमेज का खतरा था वो बच गया। तो अगर ऐसा कुछ है, नियर मिस हुआ है और उसको आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया है, तो ऐसी जो इंसिडेंट होने के चांसेस हैं वो आगे ख़त्म होते हैं, इसलिए इसको हमने लीडिंग इंडिकेटर में कंसिडर किया है। रिस्क असेसमेंट कैरिड आउट, आपने कितने रिस्क असेसमेंट किए हैं, कितनी सेफ्टी मीटिंग्स कंडक्ट की हैं, आपने कितने सेफ्टी सर्वेस किए हैं, ये कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हो गए। अगर हम बात करें लैगिंग इंडिकेटर्स की, तो लैगिंग इंडिकेटर्स में आएंगे नंबर ऑफ़ इंजरीज़, कितनी इंजरी हुई है, आइदर वो फर्स्ट एड केस था, एमटीसी केस था, या लॉस्ट टाइम इंजरी केसेस थे। एसेट और प्रॉपर्टी डैमेजेस कितने हैं, मैंडेस लॉस्ट कितना हुआ है एक्सीडेंट की वजह से, व्हीकल मिसहैप, एक्सीडेंट मतलब रोड का रिलेटेड या व्हीकल के रिलेटेड कितने मिसहैप्स हुए हैं, एब्सेंट सिकनेस केस, मतलब वर्क एरिया में जो काम कर रहे हैं उसमें सिकनेस का रेट अगर ज़्यादा है तो वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो देखेंगे हम सेफ्टी डैशबोर्ड में, हमने तो केवल बात की लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स। अब हम बात करेंगे कि पैरामीटर्स क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, वर्कमैन, मैन पावर एंड मैन आवर्स। आपके पूरे प्रोडक्शन प्लांट में या कंस्ट्रक्शन साइट में या जो भी इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ टोटल स्टाफ कितने हैं, कितना मैन पावर है और उनका मैन आवर्स कितना है। दूसरा होगा टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, फर्स्ट एड केस, एमटीसी केस, एलटीआई, आरडब्ल्यूसी, आपके इंडस्ट्री में जो भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको शो करना चाहिए कि कितने एक्सीडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ नियर मिस रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड, कितने नियर मिस रिपोर्ट किए गए, कितने इन्वेस्टिगेट किए गए। फ्रीक्वेंसी रेट क्या है एक्सीडेंट्स का, एक्सीडेंट्स का सीवियरिटी रेट क्या है ये आपको दिखाना है। एक्सीडेंट्स की वजह से अगर लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट है तो उसमें नंबर ऑफ मैन डेज लॉस्ट कितने हुए हैं आपके, सेफ मैन आवर्स कितना है या नंबर ऑफ सेफ मैन डेज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कंडक्टेड एंड ट्रेनिंग आवर्स, कितने ट्रेनिंग कंडक्ट किए हैं, कितना ट्रेनिंग आवर्स आपने कंडक्ट किया है। नंबर ऑफ ऑडिट्स कंडक्टेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कितने ऑडिट्स कंडक्ट हुए हैं। लास्ट मॉक ड्रिल जो है वो किस दिन कंडक्ट किया गया और नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है। नंबर ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रेज्ड एंड करेक्टेड, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में आप कैटेगरी बना के उसमें दिखा सकते हैं कि इस मंथ में या मंथली इतने ऑब्जर्वेशन रेस हुए, इतने करेक्टेड किए गए। ये
जो पैरामीटर्स हैं ये मोस्टली किसी भी इंडस्ट्री का आप सेफ्टी डैशबोर्ड देखेंगे तो इतने पैरामीटर्स रहते हैं। आप इसमें अगर आपका मैनेजमेंट का व्यू अलग है, उनको और भी कुछ डाटा चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मिनिमम इतने पैरामीटर्स तो आपके सेफ्टी डैशबोर्ड में रखने हैं। देखिए, जब भी आप सेफ्टी डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, कुछ सजेशंस हैं। तो पहला है, डू नॉट जस्ट पुट नंबर्स, मेक इट ग्राफिकल या पाई। मतलब आपको सिर्फ नंबर नहीं डालना है कि आपने कितने ट्रेनिंग आवर्स कर दिए हैं या आपके एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। आपको ग्राफिकल फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में या कोई भी माध्यम से आपको दिखाना है कि आपका पैरामीटर मंथली बेसिस पे कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, ताकि आप ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, ऑलवेज प्रीफर टू कंपेयर द डाटा विथ लास्ट पीरियड, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। मतलब जब तक आप कंपैरिजन नहीं लाएंगे एक स्पेसिफिक पीरियड में तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे कि हमारा कैसा चल रहा है। ठीक है। तीसरा होगा, यूज़ कलरफुल प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल रेड फॉर लैगिंग एरियाज, ग्रीन फॉर अचीव्ड और ऑरेंज फॉर इन प्रोग्रेस। जब भी आप डैशबोर्ड में बनाएंगे तो कलरफुल थोड़ा सा बनाने में अच्छा लगता है। रेड मतलब ऑलरेडी पता है आपको डेंजर में है या खतरा है, वो एरिया में करेक्शन है। ऑरेंज मतलब आप प्रोग्रेस में है, या ग्रीन जो है आप अच्छा कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल कलर कोडिंग है, आप अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग चेंज कर सकते हैं। फोर्थ में आएंगे, प्रीफर सेपरेट स्लाइड्स फॉर ईच पैरामीटर एज ए डिटेल्ड बैकअप फॉर ईच। फॉर एग्जांपल, एक्सीडेंट का अगर आप डाटा शो कर रहे हैं तो इट में हैव द शिफ्ट ऑफ एक्सीडेंट, इंजर्ड बॉडी पार्ट, एज ग्रुप, टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट लेड टू द इंसिडेंट एंड सो ऑन। मतलब जो भी आप डैशबोर्ड में पैरामीटर शो कर रहे हैं, बैकअप में उसका एक स्लाइड रखिए जहां आप डिटेल्ड इनपुट्स वहां पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके डैशबोर्ड में आपने दिखाया कि हमारे यहाँ अगर मान के चलिए एक लॉस्ट टाइम इंजरी हुई, 4 मेडिकल ट्रीटमेंट केस हुए हैं, तो उसका आप डिटेल्ड बैकअप में रखेंगे तो आप वहाँ दिखा सकते हैं कि एक जो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हुआ वो किस टाइम पे हुआ था, किस एज ग्रुप के वर्कर के साथ हुआ था, क्या काम करने के टाइम पे हुआ था, कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो इंजर्ड हुआ था। सिमिलरली आप 4 एमटीसी केस को भी कैटेगराइज करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस एरियाज में आप लैग कर रहे हैं। लास्ट में है, द डाटा मस्ट बी ऑथेंटिक, मस्ट हैव द एविडेंसेस। कोई भी डाटा आप शो कर रहे हैं सेफ्टी डैशबोर्ड में तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेम डाटा आप अपने हायर मैनेजमेंट को भी शो करेंगे और कई बार आप गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी आप डाटा शेयर करते हैं। तो डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखना है, आपको जो ऑथेंटिक है वही शो करना है। जैसा हमने बताया कि आपको ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में के माध्यम से समझाना है, कलरफुल होना चाहिए। देखिए, एक मैंने ये स्नैप कहीं से लिया है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। देखिए, 13 डेज सिंस एन एक्सीडेंट, मतलब 13 दिन से इनके यहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं है। रिस्क असेसमेंट कितना किया है, HNS ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग कितने परसेंटेज अचीव हुई है। जो भी पैरामीटर्स है देखिए ग्राफ के फॉर्म में वो दिखा रहे हैं कि मंथ बेसिस में हमारा कहाँ थे हम और कहाँ हम नहीं हैं। देखिए, एक और एग्जांपल है, इन्होंने एक अलग मेथड यूज़ किया है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब भी आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए और आई कैची होना चाहिए। मतलब एक बार में आपको देख के समझ में आ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, किसी को उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, अब हम बात करेंगे मैन आवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी तो आप डाटा पुट कर सकते हैं। तो मैन आवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ वर्कमैन, आपके यहाँ टोटल कितने वर्कमैन हैं, आवर्स ऑफ वर्किंग ऑफ ईच वर्कमैन, कितने घंटे वो काम करते हैं, यूजुअली 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आप मंथली निकाल रहे हैं तो 1 मंथ का, ईयरली निकाल रहे हैं तो 365 डेज जो भी है वो होना चाहिए। इसमें आप एक चीज़ जो नोट करेंगे, मैंने डबल एस्टेरिक मार्क से जो शो किया है, आवर्स ऑफ वर्किंग ऑफ ईच वर्कमैन। जब हम बात करेंगे वर्कमैन की तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जॉब, वो आदमी क्या जॉब कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल आपको जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रिगर, फिटर, हेल्पर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, इसको कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी अगर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन है, ड्राइवर हैं, वो सब भी मैन आवर्स में कैलकुलेट करना है आपको। आगे देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेट। देखिए, फ्रीक्वेंसी रेट का जो फार्मूला है स्टैंडर्ड हमने लिया है इंडियन स्टैंडर्ड 3786 में। तो जो भी आप डैशबोर्ड में पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप IS स्टैंडर्ड 3786 को ज़रूर डिटेल में पढ़िए। तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेट का फार्मूला जो है FA नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी इंटू 10⁻6 अपॉन मैन आवर्स वर्कड, FB नंबर ऑफ रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी इंटू 10⁻6 अपॉन मैन आवर्स वर्कड। देखिए, यहाँ आप सोचेंगे FA एंड FB दोनों के जो फार्मूलाज हैं सेम है, केवल रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल।
तो जब भी आप इसको पढ़ेंगे IS 3786 को, तो इन्होंने एक्सीडेंट्स को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक रिपोर्टेबल, एक नॉन रिपोर्टेबल। नॉन रिपोर्टेबल मतलब इन्होंने 24 आवर्स के अंदर अगर वर्कर आ गया तो नॉन रिपोर्टेबल है, और रिपोर्टेबल तो आपके जो स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, फॉर जैसे आपके रूल्स में जो लिखा है, नॉर्मली 48 आवर्स तक अगर कोई बंदा काम पे नहीं आता है तो आपको उसको लॉस्ट टाइम में लेना है। तो हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आप FB, नंबर ऑफ रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी इंटू 10⁻⁶ अपॉन मैन आवर्स वर्कड। और मैन आवर्स वर्क को कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो सिमिलरली देखिए सीवियरिटी रेट का भी निकालने का सेम फार्मूला है, ऐसे SB का 2 उन्होंने दिया, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे SB। तो लॉस्ट टाइम इंजरी के लिए मैन डेज लॉस ड्यू टू रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी इंटू 10⁻⁶ अपॉन मैन आवर्स वर्कड। देखिए नोट में इन्होंने खुद लिखा है, सिंस सीवियरिटी रेट SB इज बेस्ड ऑन द लॉस्ट टाइम इंजरी रिपोर्टेड टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, इट शुड बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ओनली। मतलब अगर आप ऑफिशियल जा रहे हैं, स्टैट्यूट को रिपोर्ट कर रहे हैं, करना ही है, लॉस्ट टाइम इंजरी है, तो आप सेकेंड वाला जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लॉस्ट टाइम के एक्सीडेंट के थ्रू जो रिपोर्टेबल मैन डेज लॉस्ट हुआ है, मैन डेज लॉस्ट मतलब कोई भी आदमी को चोट लगी और वो 48 आवर्स तक अपने काम पे वापस नहीं आता है, तो उसके बाद से जो भी जितने दिन वो काम पे नहीं आया वो मैन डेज लॉस्ट में आएगा। आगे हम देखेंगे क्या है। देखिए इन्होंने 2, जैसे हमने बताया था, इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, डिसेबलिंग और नॉन डिसेबलिंग, मतलब रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल जो आप कह सकते हैं। नॉन रिपोर्टेबल में लॉस्ट टाइम इंजरी में इन्होंने लिया एन इंजरी कॉजिंग डिसेबलमेंट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द डे ऑफ शिफ्ट ऑन विच द एक्सीडेंट ऑकर्ड, मतलब जिस दिन चोट लगा उसके बाद भी वो इफेक्ट हो रहा है, तो वो है। अब देखिए इसमें हम नॉन डिसेबलिंग इंजरी में क्या है, एन इंजरी विच रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली विथआउट कॉजिंग एनी डिसेबलमेंट वेदर ऑफ टेम्पररी और परमानेंट नेचर। मतलब इसको हम बात करें तो फर्स्ट एड है, उसको कोई भी हैम्पर नहीं हुआ, उसकी एफिशिएंसी कम नहीं हुई, वो काम पे वापस आएगा। और रिपोर्टेबल डिसेबलिंग इंजरी की बात आती है, एनी इंजरी कॉजिंग डेथ और डिसेबलमेंट, मतलब या तो उसकी जान चली गई या कोई डिसेबलमेंट हुआ है, उसको एक्सटेंड एज प्रिस्क्राइब बाय द रेलिवेंट स्टैट्यूट, मतलब 48 आवर्स के अंदर अगर नहीं आएगा तो वो रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम होगा। तो बात आती है जो मैन डेज लॉस्ट है उसको कितना लेना है। देखिए जब आप IS 3786 में जाएंगे, हमने तो सारा पार्ट को कवर नहीं किया है क्योंकि बहुत वीडियो लंबी होती, उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप IS 3786 को ज़रूर पढ़िए। तो देखिए इसमें अगर हमने टोटल डिसेबलमेंट की हम बात करें, पार्ट ए, हमने टोटल डिसेबलमेंट मतलब एक बार उसको इंजरी हुई और वो अब टोटली डिसेबल्ड हो चुका है, उस केस में फिक्स है आपको मैन डेज लॉस्ट कितना लेना है, और ये मैन डेज लॉस बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, डेथ हो गया किसी की डेथ हुई, वहाँ अब डेथ होने के बाद वर्कर कभी काम पे नहीं लौट सकता है, तो वहाँ मैन डेज लॉस्ट हमको कितना लेना है, 6000। अपने मन से कुछ भी नहीं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। दूसरा देखेंगे, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स और एम्प्यूटेशन एट हायर साइड्स, दोनों हाथ उसके चले गए, उस केस में भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई, 6000 मैन डेज लॉस लेंगे। सिमिलरली लॉस ऑफ ए हैंड एंड ए फुट, एक हाथ एक पैर चला गया, और जो भी आप इसमें देख सकते हैं जो क्राइटेरिया है, 7 पैरामीटर्स को इन्होंने 6000 लिया है। दूसरे आप जाएंगे टेम्पररी परमानेंट डिसेबलमेंट में जाएंगे तो और भी सेक्शन वाइज दिया गया है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। देखिए डेज ऑफ डिसेबलमेंट, एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि अगर ये चीज़ें इसमें डिफाइन जो पैरामीटर्स दिए हैं, मतलब जो डिसेबलमेंट मेंशन्ड है, अगर वो डिसेबलमेंट नहीं है, मतलब डेथ नहीं हुआ, हाथ पैर नहीं चले गए या उसकी एक उंगली नहीं कटी, आप डिटेल में जब जाएंगे, उसको कुछ ऐसी चोट लगी मान लीजिए जिसके कोई दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी वो इंजर्ड है, बॉडी रेस्ट में नहीं है, उसकी नॉर्मल कंडीशन में हॉस्पिटल में है, उस केस में वो जितने दिन काम पे नहीं आया है उसको आपको मैन डेज लॉस में कंसिडर करना है। देखिए इसमें ज़रूरी चीज़ हम बात करेंगे जो हमने हाईलाइट किया है। देखिए पार्सली डिसेबल्ड का हमने और दिखाया, आप जाएंगे सेक्शन 2.7 में, वहाँ आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, वो 2.7 2.8 में मैन डेज लॉस दिया गया है। अब देखिए अब बात करें अपेंडिक्स बी, इन अदर केसेस द डे ऑन विच द इंजरी अकर्ड और द डे द इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू वर्क आर नॉट टू बी इंक्लूडेड एज मैन डेज लॉस्ट। ये क्लियर बोल रहा है, जिस दिन आदमी को चोट लगी है और जिस दिन आदमी काम पे वापस आया है वो दोनों दिन मैन डेज लॉस्ट में नहीं आएगी। ये नोट करने वाली चीज़ है, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट करके रखिए। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि बीच में नेशनल हॉलीडे आ गया या संडे आ गया
तो क्या उसको हम लेंगे मेंडेज लॉस्ट में या नहीं लेंगे। देखिए क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, बट ऑल इंटरवेनिंग कैलेंडर डेज इंक्लूडिंग संडेज और डे ऑफ्स और डे ऑफ प्लांट शटडाउन आर टू बी इंक्लूडेड। मतलब वो कोई मैटर नहीं करता है उस दिन संडे था, नेशनल हॉलीडे था या उसका वीक ऑफ था, अगर वर्कर उस दिन पे काम पे नहीं लौटा है तो वो डे भी मेंडेज लॉस्ट में काउंट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आप क्लियर रखिए। इसके बाद एक और क्लॉज है जो मैंने स्टार मार्क किया है। देखिए, रिजम्पशन ऑफ वर्क, द पर्सन इंजर्ड इज अगेन डिसेबलमेंट आफ्टर रिजम्पशन ऑफ वर्क। मतलब किसी वर्कर को चोट लगी और वो सपोज करिए 1 महीने के लिए काम पे वापस नहीं आया, तो हमने वहाँ लिया 30 मेंडेज लॉस्ट। मेंडेज लॉस 30 हुआ, उसके बाद वर्कर काम पे लौटा, लेकिन वर्कर को उसी चोट की वजह से दोबारा डिसेबलमेंट होता है। देखिए लिखा है, द पर्सन इंजर्ड इज अगेन डिसेबल्ड फॉर एनी पीरियड अराइजिंग आउट ऑफ द इंजरी विच कॉज्ड हिज अर्लियर डिसेबलमेंट। मतलब जो उसको हुआ था, इंजरी हुई थी जिसके वजह से वो मेंडेज लॉस्ट हुआ था, अगर उसी की वजह से दोबारा उसको मेंडेज लॉस्ट होता है तो आपको सब्सिक्वेंट डिसेबलमेंट की वजह से ही आपको जो भी मेंडेज लॉस्ट फर्दर हो रहा है, मतलब काम पे आ गया 5 दिन काम करने के बाद सपोज फिर उसे उसी इंजरी की वजह से नहीं आना पड़ता है, तो आपको जो नहीं आ रहा है आगे से वो डेज़ भी आपको कैलकुलेट करना होगा मेंडेज लॉस्ट में और आपको उसमें लिखना है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको डिटेल्ड में आपको हम नॉलेज दे सकें। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको डिटेल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लीज़ अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स से इसको ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।